कैसे हैं दोस्तों? अमेरिका में न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट पर एक बहुत बड़ा सुर्ख बोर्ड लगा हुआ है। इस पर एक बहुत बड़ा फिगर है और ये जो इस पे फिगर नंबर है ये मुसलसल अपडेट भी हो रहा है। ये नंबर दोस्तों 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का है और ये दरअसल अमेरिकन फेडरल डेट है, अमेरिकी हुकूमत का वफाकी कर्जा है। 31.4 प्लस ट्रिलियन डॉलर्स कितनी बड़ी रकम है, ये कितना बड़ा कर्जा है। आप इसे यूं समझें कि चीन को छोड़कर सारी दुनिया का जीडीपी जमा कर लिया जाए तो भी ये इस फिगर से कम रहता है, इतना अमेरिका पर कर्जा है। अमेरिकी कर्जा हर लम्हे बढ़ भी रहा है और ये कितना बढ़ रहा है, हर अमेरिकी आज कितने डॉलर का मकरूज है, ये दिखाने के लिए भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं। इस वीडियो की मेकिंग के वक्त दोस्तों हर अमेरिकी तकरीबन $94,000 से कुछ ऊपर का मकरूज है। हर साल अमेरिका को दोस्तों इस कर्जे को उतारने से कहीं ज्यादा परेशानी ये होती है कि इसे बढ़ाया कैसे जाए। जी हाँ, इस अमल को अमेरिका में डेट सीलिंग बढ़ाना, कर्जे की हद बढ़ाना कहते हैं। मतलब अमेरिका तकरीबन हर साल अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है और वो खर्च पूरा करने के लिए, जिसे डेफिसिट कहते हैं, वो डेफिसिट पूरा करने के लिए और कर्ज लेता है, जिसकी वजह से कर्जा हर साल पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। तो अमेरिका को एक दिन इस तरह तो डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही खतरा होता है, जिसकी वजह से हर साल अमेरिका को डिफॉल्ट से बचने के लिए कांग्रेस में अपोजिशन से बहुत मुश्किल मुज़ाकरात करना पड़ते हैं ताकि डेट सीलिंग बढ़ाई जाए और कर्जा लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा अपने डेट पे। अपने डेट पर डिफॉल्ट करने से मतलब ये कि फिर सिर्फ अमेरिका ही नहीं दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तबाही का सामान पैदा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेड आज भी डॉलर्स ही में होती है। दुनिया भर के 60% से ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स भी दुनिया ने डॉलर्स ही में रखे हुए हैं। यूरो और दूसरी करेंसीज वगैरह का नंबर इसके बहुत बाद आता है। तो दोस्तों अमेरिका का डिफॉल्ट कर जाना सारी दुनिया के लिए वाकई एक इकोनॉमी बम है। तो सवाल पैदा होता है कि एक सुपर पावर, सबसे अमीर मुल्क आखिर सबसे मकरूज मुसलसल क्यों है? क्यों इस पर 31 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है? क्यों वो हर बजट से पहले और कर्जा लेने के लिए मंसूबे बनाता है, बल्कि मजबूर होता है? हम आपको दोस्तों एक सादा सी कहानी के जरिए समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और ये कैसे एक पोटेंशियल थ्रेट है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। देखें, आप जानते हैं कि 1776 में अमेरिका ने अपने कॉलोनियल मास्टर बर्तानिया, ब्रिटिश किंगडम के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। लेकिन वॉर इज अ कॉस्टली बिजनेस, जंग कोई सस्ता शौक थोड़ी है। सो 13 अमेरिकन स्टेट्स ने, 13 अमेरिकी रियासतों ने, जो जॉर्ज वॉशिंगटन की क़यादत में ब्रिटिश आर्मी से लड़ रही थी, उन्होंने जंग के खर्चे पूरे करने के लिए कई इकदाम किए। मतलब उन्होंने नोट छापे, अंग्रेजों के दुश्मन ममालिक फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन से कर्जे लिए, अखबारात समेत कई लीगल पेपर्स पर काफी ज्यादा टैक्स लगाया। लेकिन ये सब करके भी बर्तानिया से जंग के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। आप फिर जानते हैं कि अमेरिकन फोरफादर्स ने 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कर दिया था। यानी अब जंग ही नहीं, बल्कि उन्हें मुल्क चलाने के लिए भी पैसे चाहिए थे। अब बर्तानिया से जंग लड़ने वाले अमेरिकी फौजियों को अगले महीने की तनख्वाहें अब बर्तानिया ने तो नहीं देनी थी, इसी नए सेटअप ने अदा करनी थी। चुनाचे जंग के अखराजात पूरे करने के लिए अमेरिकन फाउंडर्स ने यह किया कि बॉन्ड्स जारी करना शुरू किए। लिबर्टी बॉन्ड्स सबसे पहले जारी हुए। अब बॉन्ड्स से भला पैसे किस तरह आने थे? दोस्तों बॉन्ड्स को आप यूं समझें कि कोई कंपनी या मुल्क आपको कागज पर एक रसीद दे और कहे कि ये मुझसे 100 रुपए में जितनी चाहे ले, ये रसीदें 10 साल तक मुझसे अपने असल 100 रुपए मत मांगना। हाँ, हर साल बाद तुम्हें हर रसीद पर, हर बॉन्ड पर 5 रुपए मुनाफा मिलता रहेगा और 10 साल बाद तुम ये 100 रुपए भी हमसे आके पूरे के पूरे वापस ले सकते हो, जबकि इस दौरान जो हर साल तुमने 5 रुपए मुनाफा कमाया वो भी तुम्हारा। दोस्तों इस मुआहदे पर जो कागजी रसीद आपको मिलेगी तो यही करेंसी बॉन्ड्स होंगे। बॉन्ड्स कई ममालिक और कंपनीज उस वक्त जारी करते हैं जब उन्हें रकम की अशद जरूरत होती है। जिस कंपनी या मुल्क की इकोनॉमी पर लोगों को जितना भरोसा होता है उतने ही उसके बॉन्ड्स हाथों हाथ बिकते हैं और उतने ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोग उन्हें खरीद भी लेते हैं। लेकिन चूंकि ये रसीदें, ये बॉन्ड्स बेचने के बाद अब हर साल वादे के मुताबिक प्रॉफिट तो बॉन्ड खरीदने वालों को अदा करना ही होता है, तो इसीलिए बॉन्ड्स बेचने वाले मुल्क या कंपनीज वो रकम जो बॉन्ड्स
خریدنے والوں سے انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے اس کو بیچ کر بانڈز کو، اسے ایسی جگہ پر لگاتے ہیں جہاں سے زیادہ منافع حاصل ہو۔ مگر امریکہ کے کیس میں جنگ آزادی کے دوران کاروبار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ تو جنگ ہو رہی تھی، اس وقت تو لڑائی کے لیے سارے پیسے چاہیے تھے، سو بانڈز بیچنے سے ملنے والی ساری رقم جنگ پر ہی لگتی رہی۔ امریکی اپنے نئے وطن کی محبت میں اور قربانی کے جذبے سے بانڈز خریدتے رہے، بدلے میں امریکی نئی نویلی حکومت بھی ہر سال وعدے کے مطابق انہیں طے شدہ پروفٹ ادا کرتی رہی۔ کہاں سے؟ مزید بانڈز بیچ کر۔ جی ہاں، کاروبار تو کوئی ہو نہیں سکتا تھا، سو ہر سال امریکی حکومت اور بانڈ چھاپتی تھی، انہیں فروخت کرتی تھی اور وہی رقم بانڈز خریدنے والوں کو بطور طے شدہ انٹرسٹ کے دے دیا کرتی تھی، اور جنگ بھی اسی سرمایہ کے بل پر چل رہی تھی۔ 1776 سے 83 تک تقریباً 7 سال امریکہ کی برطانیہ سے جنگ آزادی چلتی رہی۔ آخر فرانس میں پھر ایک تاریخی معاہدہ پیرس ٹریٹی 3 ستمبر 1783 کو ہوا اور پھر جنگ ختم ہوئی، لیکن تب تک امریکہ پر بہت زیادہ قرض چڑھ چکا تھا، بیرونی ممالک کا بھی اور ملک کے اندر بانڈز کی شکل میں بھی۔ جنگ کے بعد بھی امریکی محکمہ خزانہ وہی کرتا رہا کہ ہر بار وعدے کے مطابق بانڈز خریدنے والوں کو پروفٹ پہنچاتا اور مزید خرچوں کے لیے اور قرض لے لیتا۔ اس بظاہر نان سینس سے دو کام بہرحال ہو رہے تھے۔ ایک تو عام آدمی کو، عام امریکی کو اور دنیا کو یہ پتا چل رہا تھا کہ امریکہ اپنے ڈیٹس ضرور پے کرتا ہے، جنگ ہو یا امن، امریکی حکومت جو معاشی وعدہ، اکنامک کانٹریکٹ کرتی ہے اسے ہر صورت پورا کرتی ہے، یعنی اعتماد بڑھ رہا تھا۔ دوسری بات ظاہر ہے یہ ہو رہی تھی کہ قرض ہر سال ایک اونچے ڈھیر کی طرح بڑھتا ہی جا رہا تھا، پائل اپ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 1790 کا پہلا بجٹ پیش کرنے کی نوبت آ گئی۔ 1790 میں الیگزینڈر ہیملٹن نے امریکہ کا پہلا بجٹ پیش کیا، جو کہ خسارے کا بجٹ تھا، ڈیفیسٹ میں تھا۔ یہ $4.5 ملین کا بجٹ تھا، $45 لاکھ کا، لیکن اس میں خسارہ، ڈیفیسٹ $1.4 ملین کا تھا۔ اسی طرح اگلا امریکی سال گزرا تو اس میں بھی $1 ملین کا خسارہ تھا، ڈیفیسٹ بجٹ تھا، اس کے بعد پھر 1 ملین سے کچھ اوپر کا ڈیفیسٹ تھا، اور یوں ہر سال کچھ ایسا ہی حال رہا۔ پہلے سیکٹری خزانہ الیگزینڈر ہیملٹن مسلسل یہی کرتے رہے کہ بجائے قرض اتارنے کی پلاننگ کرتے، وہ نئے سے نئے ٹیکس لگاتے رہے اور قرضے لیتے رہے۔ اس سے جلد ہی ایک دلچسپ اور تکلیف دہ صورتحال دوستوں پیدا ہو گئی۔ آپ امریکن ہسٹری کی ہماری ڈاکومنٹریز میں جان چکے ہیں کہ امریکہ کی جنگ آزادی تو شروع ہی ٹیکسز کے خلاف احتجاج سے ہوئی تھی، خاص طور پر چائے کے ٹیکس پر۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پر تو ٹیکس ختم کر دیا گیا تھا، لیکن امریکیوں سے ٹیکس وصولی بغیر ان کی سیاسی نمائندگی کے جاری رہی تھی برطانیہ کی طرف سے۔ تو اسی پر غصے میں آ کر امریکیوں نے احتجاج شروع کیا تھا، جو پھر جنگ آزادی میں بدل گیا۔ لیکن اب دیکھیں کہ جس چیز کے خلاف جنگ آزادی شروع ہوئی تھی، جنگ آزادی کامیاب کرنے کے لیے بھی وہی کام کیا گیا۔ سیکٹری خزانہ ہیملٹن سے پہلے بھی جنگ کے لیے ٹیکس لگائے گئے، اور جنگ کے بعد بھی جنگ کے نقصانات پورے کرنے کے لیے امریکیوں پر ٹیکس لگائے گئے۔ امریکیوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ اس پر سیخ پا ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب وسکی پر ٹیکس لگایا گیا تو پینسلوینیا کے کسانوں نے بغاوت کر دی۔ یہ امریکہ کی پہلی بغاوت تھی۔ انہوں نے نہ صرف ٹیکس دینے سے انکار کیا بلکہ ٹیکس کلیکٹرز کے آفس پر بھی حملہ کر دیا۔ عملے کو انہوں نے مارا پیٹا اور پھر ان کو کندھوں پر اٹھا کر اور ان کا جلوس نکالا پورے شہر میں، ان کی بےزتی کی۔ اس پہلی بغاوت وسکی ریبیلین کو کچلنے کے لیے جارج واشنگٹن نے فورس بھیجی اور پوری طاقت سے باغیوں کو کچل دیا۔ وسکی ٹیکس اسی طرح قائم رہا۔ یہ واقعہ دوستو امریکی تاریخ میں دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی، کہ ٹیکس کے خلاف آزادی کی جنگ شروع کرنے والے ملک نے خود ٹیکس لگا کر جنگ لڑی اور جیتی، پھر اتنے ٹیکس لگائے گئے کہ وہ اس ٹیکس سے کہیں کم تھے جو برطانیہ نے ان پر لگائے تھے۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ فرق رہے کہ امریکیوں کی جو بغاوت تھی، برطانیہ کے خلاف جو جنگ آزادی تھی، اس میں نمائندگی بھی بہت اہم ایشو تھا کہ ٹیکس تو آپ لگا رہے ہیں تو ہمیں نمائندگی بھی دیں حکومت۔ تو خیر، جو اس بغاوت کو کچلا گیا وسکی ریبیلین کو، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ امریکہ کی ہر سٹیٹ اور ہر شہری کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ امریکن فیڈرل گورنمنٹ تگڑی ہے اور اپنے آرڈرز پر عمل کروانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ لوگوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک طاقتور ملک کے شہری ہیں، ایسا ملک جو اپنے اندر بھی رٹ قائم کر سکتا ہے قانون کی، اور بیرونی طاقتوں سے لڑ بھی سکتا ہے اور جیت بھی سکتا ہے۔ پھر شہریوں کو بانڈز کا منافع بھی ہر سال وقت پر ایک فکس ڈیٹ پر مل رہا تھا۔ تو اس سارے عمل نے عام امریکیوں کا اپنے نئے ملک پر، امریکہ پر، یونائٹڈ اسٹیٹس پر اعتماد بے تحاشا بڑھا دی۔
तो खैर दोस्तों, इस ज़िमनी कहानी में बात ये बताना थी कि अमेरिका ने शुरू में ही टैक्स पर टैक्स और कर्जे पर कर्जा लेकर अपना हर बजट ईयर गुजारा। इस सिलसिले को 1802 में तीसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन ने आकर बंद किया। उन्होंने विस्की टैक्स समेत कई टैक्सेस खत्म कर दिए और अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जिसे वो अपना सियासी दुश्मन समझते थे, उसकी तमाम पॉलिसीज को रिवर्स करना शुरू किया। अच्छी पॉलिसीज थी उनकी। यूं लगा कि अमेरिका अब डेट ट्रैप से निकल आएगा, कर्जों के जाल से निकल जाएगा, लेकिन निकलता कैसे? सामने एक और जंग खड़ी थी। 1812 में अमेरिका को फिर बर्तानिया से पंजा आजमाई करना पड़ गई। ये जंग वेस्टर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न इलाकों में अमेरिका के जो नई रियासतें अमेरिका में शामिल हो रही थी, उनके अंदर एक पेचीदा सूरत हाल के बाद शुरू हुई थी, जिसकी तफसील का ये मौका नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इस जंग ने अमेरिका को एक बार फिर कर्जों के नए अंबार में धकेल दिया। अमेरिका बर्तानिया से इस जंग से निकलने और चंद दहाइयों में कुछ संभलने लगा, लेकिन अमेरिका में तारीखी सिविल वॉर शुरू हो गई, 1960s की सिविल वॉर। 61 में सिविल वॉर के शुरू में अमेरिका पर $6.5 करोड़ का कर्ज था, $65 मिलियन का। लेकिन जंग के खात्मे पर अगले साल 1866 में यह कर्ज $2.76 बिलियन का हो गया, $2.76 करोड़ तक। एक बार फिर वही बॉन्ड्स और कर्जों का खेल शुरू हुआ। अगली सदी यानी 20th सेंचुरी के शुरू तक यूं था कि अमेरिकी हुकूमत कर्जों और अखराजात समेत हर एक्ट के लिए कांग्रेस से अलग अलग मंजूरी लेती थी, जो कि एक ज़ाहिर थका देने वाला काम होता जा रहा था। लेकिन यह सिलसिला दोस्तों 1917 तक बहुत मुश्किल हो गया। इतने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1914 में शुरू हो गई। 1917 में अमेरिका भी जंग में कूद गया। अब पहले की तरह अगर इस साल भी हर एक्ट और हर कर्जे के लिए कांग्रेस से हुकूमत जाकर मंजूरी लेती तो जंगी हालात में ये वक्त जाया करने वाली बात थी। सो कांग्रेस ने इसका एक हल निकाला। 1917 में 1917 में पहली बार अमेरिकन कांग्रेस ने फेडरल गवर्नमेंट के लिए एक लिमिट सेट कर दी कि इस बार आप इतना कर्ज मैक्सिमम ले सकते हैं। फिर कहां से लेना है, क्यों लेना है, कैसे खर्च करना है, ये तफसीलात ज्यादातर फिर फेडरल गवर्नमेंट ने खुद ही तय करना होती थी। इस अमल को डेट सीलिंग, कर्जे की हद कहा जाने लगा। यहां से ये बात डेट सीलिंग स्टार्ट हुई, जो हर साल अमेरिका में बहस बनती है। उस वक्त कांग्रेस ने जो डेट सीलिंग दी थी वो $27 बिलियन थी, $27 अरब। सो अमेरिका ने जंग के खर्च पूरे करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी मिलते ही बड़े पैमाने पर सेकंड लिबर्टी बॉन्ड्स जारी किए, उन्हें फरोख्त किया। उस वक्त कर्जा कहां से मिलना था? बाकी ममालिक तो खुद जंग में थे, उनका भुरकस अपना निकल चुका था। जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो अमेरिकी हुकूमत पर कर्ज का बोझ एक दफा फिर जो काफी हो गया था वो कम होने लगा। लेकिन 20 साल से भी कम अरसे में दूसरी जंग अजीम सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। इस दौरान एक ग्रेट रिसेशन भी आ चुका था। दिसंबर 41 में पर्ल हार्बर पर जापानियों ने हमला किया तो जवाब में अमेरिका ने भी जर्मनी और जापान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। एक बार फिर दुनिया में कर्ज देने वाला कोई नहीं रहा था और जंग आप जानते हैं एक महंगा तरीन काम है। सो एक बार फिर कांग्रेस ने डेट सीलिंग बहुत बढ़ा दी और अब की बार हैरानकुन तौर पर $42 बिलियन से बढ़ाकर $258 बिलियन, $258 अरब कर दी। 500% से भी ज्यादा था। इस अजीम तरीन रकम के लिए, कर्जे के लिए कई तरह के बॉन्ड्स जारी किए गए, जैसे कि वॉर बॉन्ड्स, विक्ट्री बॉन्ड्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स। जंग इसके बाद भी दोस्तों 3 साल जारी रही, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो हर साल ये लिमिट मजीद बढ़ाई जाती रही। यहां तक कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुई तो अमेरिकन फेडरल डेट $285 बिलियन तक पहुंच चुका था, $285 अरब। तो दोस्तों यूं ये सिलसिला चलते चलते आज तक आया। आज अमेरिका पर कर्ज 31.4 ट्रिलियन हो चुका है। ट्रिलियन डॉलर मतलब 1000 अरब डॉलर का 1 ट्रिलियन होगा। तो इस दौरान 100 मरतबा दोस्तों, इस सारे वक्त में अमेरिका में 1917 से अब तक 100 मरतबा डेट सीलिंग बढ़ाई जा चुकी है, यानी तकरीबन हर साल। लेकिन 1917 की डेट सीलिंग के बाद इस अमल में थोड़ा सा फर्क बहरहाल आया। वो ये कि उस वक्त तो जंग की वजह से कांग्रेस ने आसानी से डेट सीलिंग बढ़ा दी थी, लेकिन जंग के बाद हर अमेरिकी हुकूमत को डेट सीलिंग बढ़वाने के लिए, ज्यादा करने के लिए, ऊपर करने के लिए अपोजिशन से एक मुश्किल किस्म का डायलॉग करना पड़ता था। और फिर यही वक्त होता था जब अपोजिशन हुकूमत से अपनी कुछ शराइत मनवाने की पोजीशन में आ जाती थी। हुकूमत मजबूरन उसकी बात मानती थी या कुछ बातें मान लेती थी कि अगर डेट सीलिंग बढ़ाई ना गई तो अमेरिका डिफॉल्ट भी हो सकता है उनकी हुकूमत में, जैसा कि इस साल भी खतरा मौजूद है। आप खबरें सुन पढ़ रहे होंगे।
डिफॉल्ट की सूरत में अमेरिकी बॉन्ड, जिसकी क्रेडिट रेटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा AAA है, उस पर दुनिया को भरोसा भी नहीं रहेगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, बल्कि अमेरिकियों को भी नहीं रहेगा। ये AAA रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग जो है दोस्तों, ये मूडीज और इस तरह के क्रेडिट रेटिंग के दूसरे इदारे जारी करते हैं, जिसकी रेटिंग जितनी अच्छी होती है, वो इदारा या करेंसी या बॉन्ड्स जो भी है, उसमें लोग उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो महफूज होती है। फिर जितना एतमाद ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट, मुनाफे की शरह उस बॉन्ड पर उतनी ही कम होती है। जैसे कि आप US बॉन्ड्स लें तो उनका इंटरेस्ट रेट सबसे कम होगा, क्योंकि उनका मुनाफा यकीनी है, उसके डूबने का कोई खतरा नहीं है, और आप वक्त पर अपना प्रॉफिट भी हर साल वसूल करते जाएंगे और तयशुदा मुद्दत के बाद अपने सारे पैसे भी वापस ले सकेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग बैंक है उनका, इसलिए उसकी रेटिंग AAA है। कोई खदशा, खतरा, खौफ, डर, शक नहीं। लेकिन अमेरिका के लिए मसला ये होता है कि सारी इकोनॉमी चूंकि चल ही कर्जे पर रही होती है, तो जिस महीने अमेरिका के पास कैश खत्म होता है, उसे हर सूरत मजीद कर्ज की मंजूरी चाहिए, जिसके लिए फिर क्रेडिट सीलिंग को कांग्रेस से बढ़वाना पड़ेगा। यही मसला इस साल भी अमेरिका को पेश आया, जब सेक्रेटरी खजाना ने लिखा कि ऑनरेबल स्पीकर, हम 1 जून 2023 तक ऐसी सूरत हाल में पहुंच सकते हैं कि कैश खत्म हो जाए। अगर ऐसा होता है और डेट सीलिंग नहीं बढ़ाई जाती, तो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदने वालों को जून में तयशुदा मुनाफा भी नहीं मिल सकेगा, और फौज में तमाम इदारों को तनख्वाहें और पेंशन वगैरह, या जो हेल्थ की फैसिलिटीज मुख्तलिफ लोगों को मिलती हैं, या ओल्ड एज बेनिफिट्स वगैरह, वो बर वक्त नहीं पहुंच सकेंगे। ट्रस्ट खराब हो जाएगा अमेरिका का। दोस्तों, ये जो खेल इस साल हुआ, तकरीबन हर साल या कुछ वक्फे के बाद अमेरिका में यही मसला शुरू हो जाता है। कांग्रेस काफी तकलीफदेह बहस के बाद डेट सीलिंग हमेशा की तरह बढ़ाती है, और अमेरिका एक बार फिर अपनी आमदनी से ज्यादा कर्ज उठा लेता है। ये तकरीबन इसके GDP से, जो ये कर्ज उठाता है अमेरिका हर साल, इस साल की अगर बात करें तो ये तकरीबन GDP के हिसाब से 123% बनता है। GDP का 123% डेट अमेरिका देता है, यानी सारी अमेरिकन इकोनॉमी, बल्कि दुनिया की ज्यादातर इकोनॉमी इसी एक मफरूजे पर खड़ी है कि हर साल अमेरिकी हुकूमत कांग्रेस से डेट सीलिंग बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। मतलब एक मुस्तकिल लटकती तलवार के नीचे, कर्ज की लटकती तलवार के नीचे दुनिया का कारोबार चल रहा है। अगर किसी साल डेट सीलिंग नहीं बढ़ पाती अमेरिका में, तो क्या होगा? क्या अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर जाएगा। और अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो एक दफा तो सारी दुनिया की इकोनॉमी में थरथली मचेगी, क्योंकि डॉलर पर दुनिया का ट्रस्ट खत्म होने लगेगा, और इसका मुतबादल फिलहाल कोई है नहीं। दुनिया के 60% फॉरेन रिजर्व्स जो अमेरिकी डॉलर्स में हैं, उनकी वैल्यू भी गिर जाएगी, और इस गिरने से पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन भी आएगा। बहुत से ममालिक के लिए मसाइल पैदा होंगे, और अगर आपको लगता है कि चीन के लिए मसला नहीं होगा, तो आपको बताएं कि चीन इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा $3.4 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं डॉलर में। इसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड के पास भी $1 ट्रिलियन से ज्यादा के रिजर्व हैं। तो इन सब के लिए तो मसला होगा अगर इसकी वैल्यू गिरती। तो दोस्तों, अगर अमेरिका का डिफॉल्ट कर जाना इतना बड़ा खदशा है, तो अमेरिका के पास हर साल डिफॉल्ट से बचने के लिए ऑप्शंस क्या होते हैं? वो इस सूरत हाल से कैसे अवॉइड कर सकता है? पहला ऑप्शन तो दोस्तों वही है कि कांग्रेस में जो हुक्मरान जमात है, वो अपने मुखालिफ से, जैसे कि डेमोक्रेट्स हैं, वो रिपब्लिकन्स के साथ किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाएं और डेट सीलिंग बढ़ा लें, ताकि अमेरिका मजीद कर्ज लेकर एक और साल गुजार सके। इसके लिए जाहिर है अमेरिकी हुकूमत को, प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, रिपब्लिकन्स की कई बातें, नापसंदीदा बातें भी उनके लिहाज से मानना पड़ेंगी, जिनमें से टॉप ये है कि हुकूमत अखराजात पर एक बड़ा कट लगाए, जिसके लिए अब जाहिर है फिलहाल अमेरिका को समझ नहीं आ रही हुकूमत को कि कौन से अखराजात में वो कट लगाए। अगर जो बाइडेन डेट सीलिंग बढ़ाने के लिए, या जो भी हुकूमत हो, वो अपोजिशन की बातें मान ले, तो जाहिर है उनकी पार्टी में उनकी अहमियत कम हो जाएगी कि ये अच्छे लीडर हैं जो दबाव में ब्लैकमेल हो जाते हैं। अगली बार उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट के लिए शायद नॉमिनेट ही ना करे। कोई भी प्रेसिडेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपोजिशन की सारी बातें मान ले, या ज्यादातर मान ले, या ये शो होने लगे कि ये दिखाई देने लगे कि वो दबाव में आ गया है। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि हुकूमत एक टेम्परेरी सस्पेंशन लगाए, एक आर्जी डेट सीलिंग लगाए और बहस जारी रखे, लेकिन थोड़ा सा डेट सीलिंग का लेवल खुद ही बढ़ा ले। फिर जब कांग्रेस किसी एक नंबर पर कायल हो जाए, एग्रीमेंट कोई हो जाए, तो फिर डेट सीलिंग को कानूनी और रवायती तौर पर उस जगह पर ले जाए। इस तरह अमेरिका डिफॉल्ट से बच सकता है। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि अमेरिकन मार्केट में एक गैर यकीनी पैदा हो जाएगी। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग भी मुतासिर होगी। कितनी मुतासिर होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि अगर इसको कुछ देर के लिए डिले कर दिया जाए तो इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब तक ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कोई भी ये ऑप्शन इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा कि न जाने क्या हो सकता है कुछ ना हो सकता है कि एकदम डॉलर की वैल्यू पूरी दुनिया में बहुत नीचे आ जाए।
सो एक तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि डेमोक्रेट्स हाउस की मेजोरिटी से वोट ले लें, यानी रिपब्लिकन्स के बंदे तोड़कर अपनी डेट सीलिंग के हक में वोट लें। ये भी अमेरिका को डिफॉल्ट से बचाने का एक तरीका है, लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि अगर इस बार देखें तो अपोजिशन के कम से कम 5 बंदे इनको तोड़ना होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। फिर खदशा ये है कि ऐसी सूरत में रिपब्लिकन भी इसी किस्म की सियासत करने लगे तो क्या होगा, अमेरिकन डिफॉल्ट और भी यकीनी हो जाएगा। सो ये तीसरा ऑप्शन काफ़ी मुश्किल होने की वजह से एक्सरसाइज नहीं हो रहा। इस सब सूरत हाल के बाद दोस्तों एक आखिरी ऑप्शन भी बचता है कि अमेरिकी हुकूमत अमेरिकी आइन की 14th अमेंडमेंट का सहारा ले और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए खुद डेट सेट करके बॉन्ड्स समेत तमाम इंटरेस्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करते, मतलब जिसको जो अदा करना है वक्त पर करते। इसके लिए चाहे नोट छापे, मिंटिंग करे, कर्ज ले, बॉन्ड्स जारी करे, जो भी करे, क्योंकि 14th अमेंडमेंट के मुताबिक जो 19वीं सदी के आखिर में हुई थी, अमेरिका को बतौर स्टेट अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हर सूरत पे करने हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पूरे करना यानी तयशुदा मुआवजा अदा करना, अदायगियाँ करना ऐसी चीज़ नहीं कि उसके लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना पड़े। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं वो इस माह अपने 2 से 3% मुनाफे का इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन्हें मुकर्ररा वक्त पर इंटरेस्ट नहीं मिलता तो कहाँ गया स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारा मंजरनामा दोस्तों अमेरिका को तकरीबन हर साल ही झेलना पड़ता है, जैसे कि आप इस बार भी देख रहे हैं। इस साल भी सबको यही लगता है कि चाहे आखिरी मिनट में ही सही, अमेरिका में एक कंसेंसस हो ही जाएगा, डेट सीलिंग बढ़ा ही ली जाएगी और अमेरिका इस साल भी डिफॉल्ट से, डेट के डिफॉल्ट से बच जाएगा। लेकिन कब तक? 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज कौन अदा करेगा? दोस्तों आप देखें कि सारी दुनिया की डॉलर इकोनॉमी एक झूठ पर खड़ी है, ऐसा झूठ जिसके पीछे एक एतमाद है कि अमेरिका अपने कर्जे, मजीद कर्जे लेकर ही सही लेकिन अदा कर देगा। सो जो भी आपको नजर आता है ये एक बबल है जो किसी भी वक्त फट सकता है। सिर्फ एक उम्मीद, एक एतमाद, एक अच्छे कल की तलाश की ख्वाहिश है जिस पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं सारी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम, मुआशी निज़ाम खड़ा है। अमेरिका अगर 123% डेट टू जीडीपी के साथ चल रहा है, 123% कर्जे के साथ, तो जापान का भी तो 260% है। जापान तो 260% कर्जे में है। इसी तरह के मसाइल जरा मुख्तलिफ अंदाज में बाकी अमीर ममालिक के साथ भी हैं। तो असल में अमीर कौन है? असल में वो सारी करेंसी कहाँ है जिस पर सारी दुनिया के बैंक्स के नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं? सच पूछें तो सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, जो तुमने कहा फैज ने जो फरमाया है, सब माया है। दोस्तों अमेरिकन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेट ये कहानी हमने काफ़ी सादा अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें अमेरिकी जंग आज़ादी की बात भी हुई है। ये कहानी आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए कि अमेरिकन सिविल वॉर क्या थी और ये रही तैयब उर्दवान की ताकत में आने की कहानी। ये भी जरूर देखिए।